फैसल। दुनिया भर में मसाइल के साथ साथ जराइम की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा खतरे की घंटी बजा रहा है। वहीं तेजाब गर्दी के होने वाले वाकयात ने भी सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से सैकड़ों केसेस वहाँ के थानों में रिपोर्ट हुए, जिनकी नौयत एक दूसरे से अलग थी, लेकिन जुर्म एक ही था। तेजाब गर्दी का शिकार होने वालों में बड़ी तादाद खवातीन की है, जिनको जाती रंजिश, मोहब्बत में नाकामी या दुश्मनी की बिना पर निशाना बनाया गया। उनके जिस्म और चेहरों पर खतरनाक केमिकल या तेजाब फेंका गया, जिससे उनको शदीद तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी अजाब बन गई। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इतना सब कुछ होने और जानने के बावजूद आज भी ये तेजाब खुलेआम गली मोहल्लों की दुकानों में बिक रहा है, जिसको कोई भी फर्द बड़ी आसानी से खरीद कर गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए जहाँ बेशुमार फलाही इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, वहीं एक इदारा ऐसा भी है जो उन अफराद की मदद कर रहा है जिन पर तेजाब फेंक दिया गया और उनके चेहरों से लेकर जिस्मानी अज़ा तक बुरी तरह से झुलस गए। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी दर्दनाक तकलीफ से दो चार हो गई जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ख़वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है। महंगा इलाज, कम वसाइल और माशरे के ख़राब रवैयों से मुतासर होने वाले लोगों के लिए डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन उम्मीद की किरण बना और इस इदारे ने तेजाब गर्दी का शिकार होने वाले लोगों को अपनी बेलौस खदमात से मुस्तफ़ीद किया। ट्रीटमेंट मैंने कराया बेटा, जब वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता था मेरा, मैं नहीं करा सकती थी। मुझे बहुत मोटिवेट किया है नासिर मुसर गजगा ने, बल्कि उनकी कोई टीम नहीं। जब से याद हुआ है मेरा इलाज यहीं हो रहा है, कुछ भी हो तकलीफ यहाँ सिर्फ बताने की देर है, फौरन बाजी हमारी जो है मसला हल कर देती है। ये इदारा उन लोगों के लिए सहारा बना जिनको माशरे ने ठुकरा दिया था। वो मायूसी के अंधेरों में थे, रोज जीते थे और रोज मरते थे। ऐसे में उनकी जिंदगी को रोशनी से मुनव्वर किया, बल्कि उनको अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। और आज इस इदारे में इलाज के लिए आने वाले अफराद ने ये साबित कर दिखाया कि हिम्मत और हौसले से इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है, चाहे हालात जैसे भी पेश आए। इस वक्त हम डेप्लेक्स स्माइल अगेन एनजीओ में मौजूद हैं और हमारे साथ रीजनल हेड वसीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काफ़ी अरसे से ये एनजीओ काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, पेशेंट्स आप तक कैसे आते हैं, आप खुद केसेस तक कैसे पहुंचते हैं? ये अदारा 2003 से काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात इस अदारे की ये है कि ये बिला मुआवजा और सिर्फ इलाज ही नहीं कराता, बल्कि कोशिश करता है कि उनको ख़वातीन को और जो मर्द हजरात हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा करे। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ख़वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है। अब सिर्फ ख़वातीन पे नहीं, और आजकल ये मर्द हजरात पे भी तेज़ाब फेंका जा रहा है और ख़वातीन उन पे तेज़ाब फेंकती हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम इनका इलाज कराएं और बिला मुआवजा कराएं। अच्छा, नॉर्मली जब लोग आपके पास आते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जो है वो मेहनत करनी होती है, क्योंकि उनकी ज़ाहिरी हालत के साथ साथ उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो भी ठीक नहीं होती? सबसे पहले तो ये है कि जब वो ख़वातीन या मर्द हजरात जब आते हैं वो ट्रॉमा में होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पहले तो हम उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकालें, जो भी उनका जो हिस्सा है उसको हम इलाज के लिए डॉक्टर पास ले जाते हैं। और उमूमन जब आप तेज़ाब फेंका जाता है तो चेहरा ख़राब होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इलाज बहुत तवील होता है। तो मोटिवेट करते हैं ताकि इस जो इन पे ये साहनिया बीत गया है और जिस डर में या खौफ में है, उस खौफ से हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, और वक्त लगता है, 3-4 साल इस बात में लग जाते हैं, लेकिन ये है कि आज जो वो ख़वातीन जो आज से 4 साल पहले किसी से बात तक नहीं करती थी, अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था, आज वो इस माशरे का बेहतरीन फ़र्द बन चुकी है। कोई भी एक सर्जरी होती है उसके कितना एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसके बाद दूसरी सर्जरी होगी? डिपेंड करता है कि सर्जरी की नौइयत क्या है। सर्जरी आपकी मेजर है तो ज़ाहिर कम से कम आपको 8-9 महीने का वक्फा होगा कि आप दूसरी सर्जरी करा सकते हैं।
اگر چھوٹی موٹی سرجریز ہے تو ہم اس کو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد بھی کرا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف سرجری جو آپریشنز ہی ہوں, لیکن اس کے بعد کچھ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو نان سرجیکل بھی ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا جو جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے. جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بیسکلی وہ یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے. اس سلسلے میں بھی کوئی ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے؟ جی بالکل بالکل. اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک جس طرح سے ہم یہ ادارہ کام کر رہا ہے ڈپلیکس اسماعیل اگین فاؤنڈیشن, ایک لیگل ایڈ فاؤنڈیشن بھی ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے اور بلا معاوضہ قانونی جو ان کو مدد ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور تقریباً 3-4 کیسز ان کے پاس ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ بتاؤں گا کہ 2 کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان دونوں کو عمر قید سزا ہو گئی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. اگر ہم بات کریں پچھلے سال کی تو کیا اسٹیٹسٹکس رہے ہیں, کتنے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, کیا اس چیز میں کمی آ سکی ہے؟ دیکھیں اس میں کمی نہیں آئی ہے, کیسز رپورٹ ہوتے بھی ہیں تو ہمارے پاس بہت سے کیسز نہیں آتے ہیں, اس لیے وہ ڈر کے مارے سامنے آنا نہیں چاہتے ہیں. بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کو یا تو گھر میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں یا کسی اپنے گاؤں کے اندر کسی سے پیر سے یا فقیر سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اور جو بچ جاتے ہیں جنہیں ہمارے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. کسی شخص پہ اللہ نہ کرے کسی نے ایسڈ پھینکا ہے, سب سے پہلا کیا عمل کرنا چاہیے اس؟ دیکھیں پہلے تو یہ کہ آپ ٹھنڈے پانی سے اس زخم پہ آپ پانی ڈالیے یا دودھ ڈالیے, جتنا دودھ آپ ڈال سکتے ہیں اس پہ ڈالیے, اس سے آپ کا جو یہ تیزابیت جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے گی اور کافی حد تک جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں. تیزاب جو ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کی جو جسم کی ہڈیاں تک پہنچ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں آپ کے اگینسٹ بھی جاتی ہوں گی, تو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج, یہ ادارہ آپ کا علاج کرائے گا اور بلا معاوضہ کرائے گا, تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا کیا لگتا ہوں یا میرا آپ کے رشتہ کیا ہے جو میرا آپ علاج مفت کرائیں گے. تو یہ ہمیں ایک بہت بڑی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اچھا عمومی طور پہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا محرکات ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں؟ یقیناً آپ کا ان سے ڈسکشن ہوتا ہوگا. دیکھیں عموماً خواتین کا تو یہ ہے پسند ناپسند. کسی نے رشتہ بھیجا اور لڑکی نے اس کو انکار کر دیا, اس نے تیزاب پھینک, اور یہ کیسز بہت سارے ہوئے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے شوہروں نے تیزاب پھینکا ہے, پھر آپ دشمنی ہوتی ہیں وہاں پہ. کیا جو ایسڈ وکٹمز ہوتے ہیں انہی کا علاج کیا جاتا ہے یا پھر جو لوگ آگ سے جلس جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے جل جاتے ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے؟ چاہے وہ آگ سے جلے ہوں, چاہے ان کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو یا تیزاب پھینکا ہو, ہر طرح کا علاج یہ ادارہ کراتا ہے, لیکن میں پھر کہوں گا بلا معاوضہ. شخص کی ایک نارمل 4 سے 5 سرجریز ہیں تو اس میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ بالکل کم سے کم جو خرچہ آتا ہے, آپ ایوریج اگر میں بات کروں گا تو 80,000 سے شروع ہوتا ہے اور وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ پہ بھی جاتا ہے. ایک سرجری کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس مقدس مہینے میں میری گزارش ہے مخیر حضرات سے کہ جو کچھ ان سے بن سکتا ہو اس ادارے کے ساتھ اپنا تعاون کا ہاتھ ضرور بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیوں کو ہم بچا سکیں, ان کو روزگار دے سکیں, ان کو زندگی میں واپس لا سکیں. منفی جذبات کو تو تسکین دے دیتا ہے, لیکن یہ بات یکسر فراموش کر دیتا ہے کہ جس پر اس نے یہ ستم ڈھایا ہے اس کی زندگی کس بھیانک کرب سے دوچار ہو گئی ہے. اذیت بھرے زخم بھرنے کے بعد بھی متاثرہ فرد کی شخصیت
खुद एतमादी से महरूम, चेहरा खराब और रूह तार तार हो गई है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जिन पर तेजाब फेंका गया, लेकिन किस तरह से उन्होंने हालात से मुकाबला किया, कितनी तकलीफ सही और माशरे की दिल बर्दाश्ता बातों को कैसे सहा, ये सब हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक एसिड सर्वाइवर नियाज़ बानो मौजूद हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अब माशाल्लाह से वो कितनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये सब उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 14 साल पहले ये अंदोनाक वाक़या हुआ था, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हम आपसे पूछे, लेकिन हम बेसिकली उन लोगों के लिए मोटिवेशन बताना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी रुक गई है या ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किस तरीके से जो है वो इस मोटिवेशन पे आपको खराज तहसीन पेश करें या आपको सराहें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं। कुछ बताएंगी 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? कि बेटा उस टाइम का वक्त था कि आज मेरा ये जो है ना, ये नई ज़िंदगी उस तरह मैं दोहराना नहीं चाहती कि मेरे शौहर ने मेरे पे किया था, ठीक है ना। तो मेरा कल था कि आज मेरा है, ठीक है ना। ये ज़िंदगी जो है ना मेरा बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह से। मुझे यहाँ पे आए हुए भी 10 साल हो चुके हैं। उससे पहले आपका थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट हुआ होगा? या ट्रीटमेंट मैंने कराया बेटा, जब वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता था मेरा, मैं नहीं करा सकती थी। मेरे बहुत सारे हिस्से जो थे बहुत ज्वाइंट हो चुके थे, तो नहीं करा सकती थी, रुक गए थे। बच्चों के पास भी इतने माली तौर पे सही नहीं थे हालात, तो रुक गए थे। फिर दामाद ने मुझे मुसरत मिर्ज़ा का बताया। जब मैं यहाँ पे आई तो अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ आँख का खान में ऑपरेट हुए। तो जितने भी अभी तक 11 ऑपरेट हो चुके हैं मेरे यहाँ बेलॉस, सब मुसरत मिर्ज़ा ने मेरे बनाए। तो इस तरह की थी ना पहले बेटा, मैं आपके सामने इतनी बात कर रही हूँ। वो वाक़ये के बाद मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। छुप छुप के खाना खाना, पानी पीना, घर वाले भी आते थे, मैं उनसे बात नहीं करती थी। तो मुझे मुसरत मिर्ज़ा ने इतनी तसल्ली इतना दिया कि आप सब कुछ कर सकती। मैं उनसे ये बोलती थी बाजी नहीं कर सकती, अब वो ज़िंदगी नहीं हो सकती। वो हमेशा तसल्ली देती थी, नहीं आप कर सकती हैं, आप हिम्मत करें इतनी ना। फिर मैंने कहा बाजी मैं ऐसा करूँ कि मैं जॉब करके देखूँ। सोचती थी अपने दिल में, मैं कहती थी अल्लाह मैं जॉब कहीं करूँगी तो मुझे जॉब भी नहीं देगा, ये कंडीशन इस तरह की थी। तो मैंने बाजी से बोला, तो उन्होंने मेरी आज डिस्ट्रिक्ट मिलीनियर में मेरी जॉब कराई। माशाल्लाह से अमाउंट भी मेरा 25,000 रुपये का अमाउंट है वहाँ। क्या हम खुद जाते तो हमें जॉब नहीं मिल सकती थी वहाँ, ठीक है ना। ये बाजी के रेफरेंस से हमें जॉब मिली। सब में बड़ी बात कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। उमूमी तौर पे जो जितना प्यारा रिश्ता होता है वो उतनी ही शदीद तकलीफ़ और दर्द देता है। क्या कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके हस्बैंड ऐसा करेंगे? कभी भी नहीं किया था, ये सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा मेरे साथ। जो तकलीफ़ आपने सही शायद वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना ये सोच के कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, ये इतना तकलीफ दिया मत। क्या हुआ 20 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। मुझे तो अल्लाह ताला ने नहीं ज़िंदगी अता की बेटा, और अभी भी अल्लाह ताला ने इतना किया हुआ है, खुद कमा सकती हूँ अपने हाथ पैरों से, ठीक है ना। बच्चों की मोहताज नहीं हूँ। उस वक्त लोगों ने आपको कहा था कि ये आपके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो इसके ख़िलाफ़ आप अदालत में जाएँ या इसकी FIR कटवाएँ, क्योंकि इसके कानून भी बड़े सख्त हैं। किया था, पकड़ भी गए थे, वो जेल में ही इंतकाल हुआ है। क्या कहेंगे जो खुलेआम ये एसेट ऐसी दुकानों पे बिक रहा होता है, शायद अगर इसकी भी रोकथाम कर ली जाए तो इस तरह के वाक़यात ना हों? पहले से बहुत कमी आ गई इन चीज़ों में, बिल्कुल। और ये बिल्कुल भी अभी भी सुनने में आता है, ये नहीं कि नहीं, अभी भी हमारी तरफ एक पे एसिड फेंका है बच्ची के ऊपर। तो ये चीज़ें नहीं मिले ना इतना, तो बेटा बहुत अच्छी बात है ये। जब कभी आप इस तरह का वाक़या किसी के साथ सुनती हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? हमें अपनी तकलीफ याद आती है कि इतनी अजियत हमने बर्दाश्त की ना। अगर ये मुसरत मिसबा के एंजॉय नहीं होती और ये इदारा नहीं होता बेटा, तो हम जैसे पता नहीं कितने, हम खुद इस तरह होते ये घर में अपने सेफ होते, और अब होते भी नहीं थे। यहाँ पे ये महसूस होता है इस इदारे ने कितने लोगों को संभाल के रखा हुआ है, कितने लोगों को चला रहा है, कितनी जगहें, कितनी दुनिया है। वो ऐसा इदारा है बेलॉस इंसान का के इलाज करा सके, हम नहीं जा सकते अभी तक। और कभी भी हम बाजी से आकर बोलते हैं ना बाजी हमें ये ऑपरेट कराना है, तो वो कभी नहीं बोलती कि मुझे नहीं कराना आप लोग का। और जितने ऑपरेट हुए मेरे 11 सब आगा खान में हुए। आपके दिल से तो बहुत दुआ निकलती है। कितनी दुआ निकलती है कि आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने बात कर रहे हैं।
सही तरह बैठे हुए, अब महसूस नहीं होता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अहमर मौजूद हैं जो कि स्माइल अगेन NGO के एम्बेसडर भी हैं और माशाल्लाह से अपना कारोबार कर रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अहमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इंसिडेंट आपके साथ कैसे हुआ था? 2016 में एक लड़के ने मेरे चेहरे को एसिड फेंका था। जब कोई शख्स किसी से आगे नहीं बढ़ सकता, उसके जैसा नहीं हो सकता, तो वो यही हरबे सोचता है कि उसको नुकसान पहुंचाए। एक एरिया में रहते थे हम लोग, ठीक है, और ज़ाहिर है जो चीज़ वो हासिल करना चाहता था उसको नहीं मिल पाया, तो उसने जो है ना और ये मुझसे समझा कि हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन वो नाकाम हुआ इस चीज़ में। घर के आके इसने एसिड फेंका था मेरे। जब ये हादसा मेरे साथ रोनुमा हुआ तो ज़ाहिर है कि दोनों आँखें उस पर बंद हो गई थी, मुझे नज़र नहीं आता, टोटली ब्लाइंड हो गए। तो एक अंधेरा सा आ गया था लाइफ के अंदर और मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था हॉस्पिटल के। तो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण वो उजागर हुई और मैं ये एक बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरा इलाज हुआ और वो इलाज डब्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन ने कराया। मैं वो बहुत कभी नहीं भूलता। जब मैं गेट पे लेटा हुआ था तो मुसर गिज़गा हमारे जो फाउंडर हैं वो आपकी टीम के हमरा खुद मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था अगर आप परेशान नहीं हो, स्माइल अगेन फाउंडेशन आपके साथ खड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कर दिखाया। मेरे 35 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। आपने अपने मुजरिम को सज़ा दिलाने की कोशिश की। इस हादसे के कुछ ही दिन बाद वो मुजरिम पकड़ा गया और उस लड़के को उम्र कैद की सज़ा, तकरीबन 25 साल की उसको सज़ा हुई है और 10 लाख रुपए उसको जुर्माना हुआ है। और अब इस पे जो है आगे जो कानून साजी हो रही है वो क्या हो रही है? मैंने और मसर गिज़गा ने हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये एक पटिशन फाइल की हुई है कि जो तेज़ाब जो इतनी आसानी से मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है उस पर पाबंदी लगाई जाए। हर ऑपरेशन से पहले आपको क्या फील होता था? मुझे उम्मीद थी कि मैं खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप मेरे 6 साल पहले की तस्वीरें देखें तो अगर मेरे को दोस्त देखता है तो मुझे बताता है कि अगर मतलब हमें तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह खड़े हो गए तो गोल पाओगे, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद थी, एक सेल्फ मोटिवेशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अकेले आना जाना करता हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़िलहाल मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, एक नई ज़िंदगी का सफ़र। मैं अपना स्मार्टफोन खुद यूज़ करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप खुद यूज़ करता हूँ। तो ये जो आपका 6 साल का सफ़र रहा, कैसा रहा और फिर अभी मज़ीद क्या कहा जा रहा है? अभी कितने ऑपरेशंस होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा और अच्छे लोग मिले और इस लेकिन मैं जैसे कि आपने बताया मैं एज एम्बेसडर हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट किया है ना सिर्फ मुसर गिज़गा ने बल्कि उनकी पूरी टीम ने। अब आप कभी सुनते हैं इस तरह का कोई वाक़या तो उन लोगों से जाके आप खुद मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करूँ कि देखिए लाइफ के अंदर जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है। अब क्या करना है, बिल्कुल जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन अब जो होने वाला है उसको बेहतरीन किया जा सकता है, बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है। बिल्कुल। अब जो आप कारोबार कर रहे हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने एक छोटा सा शुरू किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैनुफैक्चरिंग एक शर्ट क्लिप्स वगैरह है, ये मैं खुद डिस्कवर बना रहा हूँ और देखें इंशाल्लाह दुआ करें इसमें मैं कामयाब हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको ढेर कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी मिसालें हैं जो लोग जिनके पास तमाम नेमतें भी होती हैं और वो सही से सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अक्सर देखा होगा सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में, स्पेशली इस रमज़ान के महीने में लोग जो है वो भीख मांग रहे होते हैं। ज़िंदगी कुछ ना करने के हज़ार बहाने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ करने के लिए हज़ार रास्ते होते हैं, मंजिल तक पहुँचने के लिए हज़ार रास्ते होते हैं, हमें उस रास्ते को चुनना है। आपके घर वालों का अब रिएक्शन आप क्या होता है, वो कितना मोटिवेट करते हैं आपको? मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहन जब भी मुझे कोई काम करते हुए देखते हैं ना तो बोलते हैं यार ये काम हम नहीं कर सकते, तो तुम कैसे कर लेते हो, तुमको तो नज़र नहीं आता। तो हमेशा जो है ना वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते, क्या तुम कर सकते हो, अगर तुम जॉब करो। मेरे पास अगर आँख नहीं है तो मेरे पास है क्या ऐसा, मेरे कान का सुनने की सलाहियत मेरी तेज़ हो गई है, उसको मैंने अपनी ताकत बनाई। सुनने की सलाहियत ये तेज़ हो गई है, उसको मैंने की ताकत बनाई। साइंस टच करने की सलाहियत मेरी जो है ना बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो जो मेरे पास है इसी को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे लेके बढ़ रहा हूँ।
2019 में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इसी तरह के एक केस की समाअत करते हुए कहा था, जिसमें एक शख्स ने एक औरत पर तेज़ाब फेंका था और उसके बाद उस औरत की जान बच गई थी और मुतासरा फैमिली से उसकी सेटलमेंट हो गई थी और उस औरत ने उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन इसी केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये कहा कि भले मुतासरा शख्स माफ़ भी कर दे, लेकिन ये कानून का मुजरिम है और कानून इस जुर्म की सज़ा देगा, माफ़ी नहीं देगा। यानी इस जुर्म की माफ़ी भी नहीं है। अभी हमारे साथ सदरा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सदरा? अल्लाह का शुक्र है। सदरा, अभी तक कितने ऑपरेशंस आपके हो चुके हैं? मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, कैसे हुआ था? ये मेरे साथ 2015 में हुआ था। मैं जॉब पर जा रही थी तो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो मुझसे कह रहा था लड़का शादी करने का, तो मैंने मना कर दिया उसको शादी करने के लिए, तो उसने मेरे पर एसिड फेंक दिया। आप शादीशुदा थी, आपके अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गई थी, बच्चे आपके पास थे, आप खुद उनकी सरपरस्ती करती थी? जी, जो मेरे पहले शोहर थे वो काम नहीं करते थे, तो मेरा एक बेटा था, तो मैं परेशान हो गई थी बहुत। तो मैंने फिर कहा कि आप रहने दो, मुझे आप खुला, मैं आपसे खुला ले रही हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगी और मैं खुद जॉब करूँगी, अपने बेटे को खुद पालूँगी, मैं ऐसे अपने बच्चे को भूखा रोते हुए नहीं देख सकती। तो मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी, मैंने छोड़ दिया था। हम 7 बहनें हैं और मेरी वालिदा है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मैंने जो है अपने शोहर से डिवोर्स ले ली थी। फिर मैं जॉब करने जा रही थी, जॉब कर रही थी तो हमारे पड़ोस में लड़का था, वो मुझे पसंद करने लग गया था, तो उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करो, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। आप जॉब से वापस आ रही थी? मैं जॉब पर जा रही थी सुबह में 7 बजे, मैं अपने स्टॉप पे खड़ी हुई थी बस के, तो वो वहाँ पर आया, उसने मेरे से कहा कि मुझसे शादी करोगी? मैंने मना कर दिया, तो फिर भी मेरे पे एसिड फेंक दिया। एकदम जैसे उसने फेंका मेरी आंखें बंद हो गई, सांस बिल्कुल एकदम रुक गया, मैं घबरा गई। मेरे पास जो बंदे खड़े थे, मैंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, वो आदमी मेरे से पीछे हो गया, मैं घबरा गई। मैंने कहा मेरे को मैं क्या करूं? पीछे बेकरी थी, मैंने वहाँ से एक गिलास पानी लेके अपने चेहरे पे मारा तो मेरी आंखें खुली। तो फिर मैंने जब आसपास देखा, हर कोई दूर हो गया। फिर मेरी छोटी बहन और मैं पैदल चलते हुए वहाँ से, हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, करीबी मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं छोटे मोटे, और वो भाग गया? वो भाग गया और किसी ने कोई मदद नहीं करी। फिर मैं हॉस्पिटल गई, मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत जलन हो रही है, चेहरे में बहुत तकलीफ हो रही है, आप बता दें क्या करूं? कहने लगे आप बड़े हॉस्पिटल जाओ, सिविल हॉस्पिटल जाओ। फिर मेरे से बात भी नहीं हो रही, मेरे होंठ भी चिपक गए थे बिल्कुल, मगर किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर मेरी अम्मी, मेरी बहनें आई, वहाँ मुझे रक्शे में लेकर फिर सिविल हॉस्पिटल गए। काफ़ी देर तक उन्होंने मुँह धोने के लिए कहा, फिर पॉलीपैक्स लगा के घर भेज दिया, कहा कि सही हो जाएगा आप घर जाओ। मेरा चेहरा गलना शुरू, खून टपक रहा, मेरी नाक के ये गोश्त जो है बिल्कुल जो है ना यूँ गिर गया। फिर दोबारा एडमिट करवाया, वहाँ में 2 महीने रही। यहाँ का नंबर मिला मुसरत मिसबा का, उन्होंने मुझसे कहा कि वो इलाज करवाती हैं, आप वहाँ चली जाओ। जब से याद सा हुआ है मेरा इलाज यहीं हो रहा है। हर चीज़ में मदद, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, किसी भी चीज़ में परेशानी है, कुछ भी हो तकलीफ़, यहाँ सिर्फ बताने की देर है, फ़ौरन बाजी हमारी जो है मसला हल कर देती है। 5 ऑपरेशन जो अब हुए हैं, इससे बचा जा सकता था अगर उसी वक्त ट्रीटमेंट दे दिया जाता? पहले जो है फौरी तौर पर जो इलाज होता है शुरू में सही, तो उससे फिर चेहरा सही रहता है। उस वक्त चेहरा जो गलना था सब गल गया। अब तो यही है कि सर्जरी है इसका हल। अब मतलब इतनी तसल्ली है कि चलो कोई तो है हमारा दुख बांटने वाला। पहले मैं अपने घर से भी नहीं निकलती थी, यहाँ हम आते हैं बाजी हमें इतना हौसला तसल्ली देती हैं, इतने प्यार से मिलती हैं। उस शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? मैंने वैसे भी केस छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे को नहीं लड़ना, मैं थक चुकी हूँ केस लड़ के 5 साल से। नहीं, आप हिम्मत ना हारे ना मुसरत मिसबा, तो यकीनन आपकी हिम्मत बंधाती होंगी। बिल्कुल इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें जो सज़ा होनी चाहिए वो 3 से 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, ताकि जो बेसिकली जो खुद एसिड सर्वाइवर है वो वैसे ही एक तकलीफ़ और अजियत से गुजर रहा है और फिर ऐसे जो है जो लोग ये काम करते हैं उनको तारीख़ पे तारीख़ अगर देती जाती रहेगी और वो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में दंदनाते फिरेंगे तो फिर इन वाक़यात की रोकथाम कैसे हो सकेगी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी इन वाक़यात में काफ़ी कमी आई है। अगर मैं ये कहूँ कि 80% तक कमी आई है इन गुज़श्ता 2 सालों में, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और शायद उसकी वजह आगाही है। इस तरह की NGOs हैं जो काम कर रही हैं और ऐसे लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं।
हिम्मत खातून हैं जिन्होंने डिप्लेक्स ब्यूटी पार्लर से डिप्लेक्स स्माइल अगेन का सफर तय किया और एक ऐसा काफिला बनाया। उसमें वो खवातीन और वो मर्द हजरात थे जिन्होंने किसी न किसी हाथ से या जाती रंजिश की वजह से जलने के बाद अपना चेहरा खो दिया था। उनकी बेनाई चली गई थी, उनका इलाज तो अस्पतालों में हो जाता था लेकिन शनाख्त खत्म हो जाती थी। उनको शनाख्त लौटाने की जिम्मेदारी मुसर्रत मिसबा ने उठाई। इसके अलावा उनको हुनर भी सिखाया ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इस हवाले से मुसर्रत मिसबा क्या कहती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं समझती हूँ कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई नेकी का काम करता है और वो काम जो है उससे अल्लाह ताला करवाता है। तो स्माइल अगेन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक हिदायत ही मिली थी। मेरा काम ज़िंदगी भर ख़वातीन की खूबसूरती के हवाले से था और अगर कोई बच्ची जिसका चेहरा मस्ख हो जाए और वो मुझे आके कहे कि आप मुझे खूबसूरत बनाइए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस तरह से मेरे जहन में ये ख्याल आया, मेरे दिल में ये बात आई कि ऐसी बच्चियाँ जिनके चेहरों से मुस्कुराहटें छुन गई हों, जिनके चेहरे मस्ख हो गए हों, उनके लिए काम करना जो है वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा फील्ड ही यही था। 2003 में जब पहली दफ़ा एक तेज़ाब से जली हुई बच्ची मेरे पास आई तो मैंने उसकी मदद करने का सोचा और उसके बाद फिर अखबार में जब ऐड दिया कि अगर कोई और बच्चियां जिनका चेहरा जल गया हो या जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल छिड़क के जलाया गया हो, तो मैंने सोचा मैं उनकी भी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं अंदाज़ा लगा सकी थी कि इतनी ज़्यादा होंगी, क्योंकि पहले ही दफ़ा जब ये बच्चियाँ आईं तो उस वक्त 42 लड़कियाँ जो थीं वो आईं अपने इलाज वगैरह के सिलसिले में, और मैंने अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला मैं 1-2 बच्चियों को ही कर सकती हूँ, मैं इतने ज़्यादा को नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला आपके ऊपर वज़न भी उतना ही डालता है जितना आप सहार सकते हैं। वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2005 में 2005 में डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन जो था उसको हमने रजिस्टर किया। 17-18 साल हो गए हैं और हम उन बच्चियों की मदद करते हैं जिनके ऊपर तेज़ाब या मिट्टी का तेल छिड़क कर उनको आग लगा दी जाती है या उनके चेहरे और जिस्म जो हैं वो मस्क कर दिए जाते हैं। रिसेंटली हमने उन बच्चे और बच्चियों की भी मदद करनी शुरू की जो कि हादसाती तौर पे जल जाते हैं, क्योंकि मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हादसे में ख़ानदान के दूसरे अफराद भी जल गए हैं तो लड़कियों का इलाज कम और लड़कों का ज़्यादा इलाज होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो इस तरह से हमारा सिलसिला जो है वो जारी है। जिन वजूहात की बिना पर उनको जलाया जाता है या इस तशद्दुद से उनको गुजारा जाता है, वो तमाम बातें हमारे मज़हब में, हमारे कुरान में बहुत साफ अल्फाज में उनको कंडेम किया है। अगर बच्चियां जहेज़ नहीं लाती तो उनको जला दिया जाता है या उनको तलाक दे के घर भेजते वक्त उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है या चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई इनकार करती है किसी शादी से कि मैंने इससे शादी नहीं करनी या मेरी उम्र से बहुत बड़ा है, तो वो मर्द जो है उसकी अना जो है वो बर्दाश्त नहीं करती और वो ये कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं हो सकती, और उसको जला दिया जाता है या तेज़ाब फेंक दिया जाता है। बेटियां पैदा होने के ऊपर, मतलब आप सोचें कि आज के ज़माने में बेटियां पैदा हो रही हैं तो उनको जला दिया जाए या जायदाद की तकसीम के ऊपर, और फिर कभी कोई लड़ाई झगड़ा जो होता है उसकी वजह से जला दिया जाता है। अभी वो तमाम बातें हैं जो कुरान में बहुत साफ में अल्फाज में जो है वो हमारे बच्चियों के लिए उनके हक़ में, यानी वो अपनी पसंद की शादी कर सकती हैं। वो अगर तलाक का हक़ जो है वो सिर्फ मर्द को नहीं, औरत खुला भी हासिल कर सकती है। बेटियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रहमत करार दिया है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कि अगर हम समझें और उसके पर अमल करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तालीम का फुक़दान है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर मज़हब से दूरी भी है। 2003 से लेकर अब तक हमारे पास मोर देन 775
بچے بچیاں اور کچھ مرد جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے جو سروائیو نہ کر سکیں انفارچونیٹلی، جو سروائیو کر چکے ہیں اس میں 510 ایسے وکٹمز ہیں جن کا علاج جاری ہے. اور میں جب کہتی ہوں کہ علاج جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی. 25 30 35 40 اور اس سے بھی کہیں زیادہ آپریشنز ان کے ہوتے رہتے ہیں. تو ایک یہ بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے. جب یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں کھلی تو بینائی باقی ہے، یا گردن جو چپک گئی تھی وہ کھلی تو وہ ہلا سکتی ہیں، یا ان کے ہاتھ جو انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی وہ سیدھی ہو گئی ہیں، تو پھر ہم ان کو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر لے کر آتے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، تاکہ وہ مضبوط بن سکیں. ان کو سائیکو سوشل سپورٹ کے ورک شاپس دیے جاتے ہیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن سائیکیٹرک ہیلپ اینڈ سپورٹ بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے. سو وہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. جب ہم نے ان کو ہنر سکھا دیا تو پھر ان کو جاب کہاں ملیں گے؟ ان کے جاب کے لیے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز بھی کھول کے دیتے ہیں، چاہے وہ ٹھیلا ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی سی پرچون کی دکان کیوں نہ ہو جسے ہم ٹک شاپ کہتے ہیں، یا سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کے حوالے سے یہ بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو اور فردر ٹریننگ دے کے ان کو کسی نہ کسی ڈیزائنر کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں. اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھواتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیوٹی ٹریٹمنٹ ان کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو سرجریز ہیں اور دوسرا وہ جن سے وہ خوبصورت بن سکیں اور بہتر لگ سکیں، وہ ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اور وہ پھر ڈیپلیکس بیوٹی کلینک کے کسی بھی برانچ میں جاب اگر کرنا چاہیں تو ان کو جاب ملتی ہے. اٹ از مینڈیٹری فار ایوری فرینچائز اونر کہ وہ اپنے علاقے میں اگر کوئی ایسی بچی ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کو اپنے یہاں پر جاب دیں. سو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس، ٹریننگ پروگرامز، بزنس سیٹ اپ، اور اس کے بعد ان کو جاب دلانا. اینڈ دین حکومت کو، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینا، قانون سازی میں اس قانون کو لاگو کرنے میں مدد کرنا. میڈیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ کے ساتھ ساتھ لیگل ہیلپ اینڈ سپورٹ جو ہے وہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ اس میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں. یہ تمام بہادر خوبصورت بچیاں ہماری ہیں. میں آپ سب لوگوں سے اپیل کروں گی کہ اس رمضان میں آپ ان کے لیے سوچئے اور اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا کچھ حصہ ان بچیوں کے لیے بھی مختص کیجیے. تیزاب گردی کے واقعات جہاں ایک طرف معاشرے میں متضاد انسانی رویوں، نفسیاتی مسائل اور منفی پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں، وہاں بار بار یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کے باوجود تیزاب یا خطرناک کیمیکل کی خرید و فروخت بآسانی جاری ہے. کوئی بھی شخص چند روپوں میں کسی کو ذاتی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے یہ زہر آرام سے خرید سکتا ہے. پاکستان میں PPC 336B کے تحت کسی بھی فرد پر ایسی کوئی چیز یا کیمیکل پھینکنا قانونی جرم ہے جس سے اس انسان کا جسم متاثر ہو یا کوئی اور نقصان پہنچے. ایسا کرنے والے کے لیے قانون میں سزا اور جرمانہ دونوں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جرم ہو رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تیزاب کی فروخت کے عمل کو روکا جائے تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اور مذہب کسی کی جان سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سچ کے سفر میں ہم آپ کی آواز بنیں تو آپ ہمیں ہماری فیس بک یا ID پر مطلع کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل اور سچ کا سفر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.